नमस्कार। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। अक्सर बड़े बड़े आर्थिक दावों और हमारी रोजमर्रा की जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है ना? आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों की मदद से इसी फासले की गहराई में उतरेंगे। हम उन जटिल आर्थिक आंकड़ों को डिकोड करेंगे और बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि यह सारा डेटा असल में क्या कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। आज हम पेट्रोल की कीमतों के झटके से शुरुआत करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमियों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे आम घरों का बजट सिकुड़ रहा है, सरकार का नैरेटिव क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, और आखिर में बात करेंगे आर्थिक जवाबदेही की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों की। इसे आप अर्थव्यवस्था के बड़े से आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा मान सकते हैं। अब जरा इस आइसबर्ग मॉडल को देखिए। सतह के ऊपर हमें क्या दिखता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल वॉर, जिन्हें अक्सर हर आर्थिक परेशानी की मुख्य वजह बता दिया जाता है। लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है वो है दशकों पुरानी स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक कमियां। स्रोत का साफ कहना है कि बाहरी झटके तो बस एक ट्रिगर हैं, असली कमियां तो सिस्टम के अंदर बहुत पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम में जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसे ही ले लीजिए। सतह पर देखने में शायद ये उतना बड़ा न लगे, लेकिन स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने रखता है। ये 3 रुपए तो तेल कंपनियों के नुकसान का सिर्फ 10% है। मतलब अगर उन्हें अपना पूरा घाटा कवर करना हो तो दाम 25 से 30 रुपए तक बढ़ाने पड़ेंगे। सोचिए अगर सच में ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर महंगाई पर कितना भयंकर होगा। यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमियां। चलिए सतह के नीचे गोता लगाते हैं और असली डेटा को समझते हैं। अब अर्थव्यवस्था के इस बहुत बड़े असंतुलन को देखिए। स्रोत के डेटा के हिसाब से आज भी देश का लगभग 45% वर्कफोर्स यानी काम करने वाली आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमारी पूरी जीडीपी में इस विशाल आबादी का योगदान सिर्फ 15 से 16% ही है। हो ये रहा है कि शहरों में पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, इसलिए लोग वापस खेती की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वहां से कोई खास उत्पादन नहीं बढ़ रहा। यह एक बहुत ही गंभीर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2013-14 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16.7% हुआ करता था। बढ़ने के बजाय आज ये गिरकर 15.9% पर आ गया है। स्रोत इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देता है, जो सच में चिंता की बात है। ये डेटा साफ दिखाता है कि इतनी सारी बड़ी योजनाओं के बावजूद ये सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। ये जो 0.6 से 0.7% का नंबर है ना, इसे देखकर सच में हैरानी होती है। हमारी जीडीपी का बस इतना सा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। इसका सीधा असर क्या होगा? शोध का तर्क है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की रेस में भाग रही है, हम एक क्रिएटर बनने की बजाय सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाने के खतरे का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में एआई पेटेंट धड़ाधड़ फाइल हो रहे हैं और इस दौड़ में हमारे पिछड़ने का बड़ा जोखिम है। विदेशी निवेशकों का डगमगाता भरोसा इन टाइमलाइन आंकड़ों में स्पष्ट झलकता है। सितंबर 2021 से लेकर अब तक डॉलर के टर्म्स में निफ्टी का नेट रिटर्न बिल्कुल जीरो रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? साल की शुरुआत में ही 1.8 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश वापस निकाला जा चुका है। और तो और फॉरेन पोर्टफोलियो ओनरशिप अपने 16 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह साफ इशारा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा कहीं न कहीं कमजोर पड़ा है। अब जरा अर्थव्यवस्था के इस ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं, जिसे स्रोत ने निष्पक्ष रूप से सामने रखा है। हमारी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 5वें से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गई है। आईएमएफ के अनुमान बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमें बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी चुनौती मिल रही है। और जो रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले 12 सालों में औसतन 6.2% थी, वो पिछले 7 सालों में लुढ़ककर 5.5% रह गई है। यानी स्रोत का सीधा सा कहना है कि विकास की जो तस्वीर दिखाई जाती है, डेटा उससे बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे आम घरों का बजट लगातार सिकुड़ रहा है। ये मुद्दा सीधे आम इंसान की जेब से जुड़ा है। स्रोत का दावा है कि 2019 के बाद से सैलरीड क्लास यानी वेतनभोगी लोगों की असल आय या तो वही रुकी हुई है या फिर कम हो गई है। इसका कारण है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई ने वेतन में होने वाली किसी भी वृद्धि को पूरी तरह से निगल लिया है। स्रोत इसमें फैक्ट्री वर्कर्स का उदाहरण देता है, जो बुनियादी खर्चे उठाने के लिए भी रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। अब जब सैलरी स्थिर है और खर्चे आसमान छू रहे हैं तो बचत कैसे होगी?
यही वजह है कि नेट हाउस होल्ड सेविंग्स यानी शुद्ध घरेलू बचत गिरकर 5.3% पर आ गई है, जो पिछले 50 दशकों में सबसे कम है। आसान भाषा में समझें तो बैंक में पैसा जमा होना कम हो गया है और लोग घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पुरानी जमा पूंजी तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और जब जमा पूंजी खत्म हो जाती है तो रास्ता बचता है कर्ज का। मिडिल क्लास पे ये बढ़ता फाइनेंशियल प्रेशर बिल्कुल साफ है। जुलाई 2021 में क्रेडिट कार्ड का कुल बकाया 1.32 लाख करोड़ रुपए था। सिर्फ कुछ ही सालों में ये दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। स्रोत इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानता है, क्योंकि ये दिखाता है कि लोग सामान्य खर्चे पूरे करने के लिए भी अब भारी उधारी पर निर्भर हैं। और ये वित्तीय संकट अब छोटे खुदरा निवेशकों तक पहुंच चुका है। मार्च के म्यूचुअल फंड एसआईपी के इन आंकड़ों को देखिए। 52.82 लाख नई एसआईपी शुरू तो हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दौरान 53.38 लाख एसआईपी बंद भी हो गईं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जितने खाते खुले नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसे की इतनी तंगी है कि उन्हें अपना निवेश बीच में ही रोककर पैसा वापस निकालना पड़ रहा है। अब हम अपने चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत। स्रोत ने इन कठोर आर्थिक सच्चाइयों और आधिकारिक संदेशों के बीच का जो अंतर दिखाया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इन इंटरनेशनल इंडेक्स की रैंकिंग्स में हो रही गिरावट पर खास ध्यान देता है। प्रेस फ्रीडम की रैंक 140 से गिरकर 158 हो गई, करप्शन इंडेक्स में 85 से 93 और ह्यूमन डेवलपमेंट में 134। स्रोत का पॉइंट यह है कि चेतावनी के इन संकेतों पर काम करने और सुधारने के बजाय अक्सर इंडेक्स बनाने वालों को ही गलत ठहरा दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। स्रोत का यह भी तर्क है कि सार्वजनिक ध्यान भटकाने के तरीके इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा हैं। जब ऐसे गंभीर आर्थिक मुद्दे सामने आते हैं तो विमर्श को अक्सर पहचान की राजनीति, मंदिर मस्जिद के विवादों या फिर वेज और नॉन वेज की बहसों की ओर मोड़ दिया जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात हो भी जाए तो सारा दोष कोविड या बाहरी युद्धों पर डाल दिया जाता है। स्रोत के मुताबिक ये सब आर्थिक सुस्ती से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं। अब जरा इस आधिकारिक उद्धरण पर गौर कीजिए। इसमें बड़े आत्मविश्वास से दावा किया गया है कि विदेशी निवेशकों के आने जाने के बावजूद हमारे खुदरा निवेशकों में किसी भी झटके को सहने की क्षमता है। स्रोत इस बयान को एक अचूक प्रमाण के तौर पर पेश करता है कि कैसे गहरे आर्थिक संकट की शुरुआती चेतावनियों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। तो फिर समाधान क्या है? यहीं से हम अपने पांचवें और अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आर्थिक जवाबदेही की मांग करना और बुनियादी चीजों पर वापस लौटना। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर स्रोत 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों की वकालत करता है। पहला, इस आर्थिक संकट को छुपाने के बजाय पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकार करना। दूसरा, समाज को बांटने वाले विमर्शों को किनारे रखकर रोजगार पैदा करने और टैक्स सुधारों को सबसे ऊपर रखना। और तीसरा, नागरिकों का जागरूक होना और भावनाओं में बहने के बजाय डेटा के आधार पर सरकार से सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर स्रोत द्वारा उठाए गए एक बेहद महत्वपूर्ण और चुभने वाले सवाल के साथ समाप्त होता है। क्या सार्वजनिक चर्चा कभी पहचान की राजनीति से हटकर इन कठोर आर्थिक सच्चाइयों के लिए जवाबदेही मांगने की ओर वापस जाएगी? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य की प्राथमिकताओं को तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।